to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन में नाम बुलाए जाने के तरीके को लेकर के बहस हुई और विपक्ष का वॉकआउट हुआ। आज के शो में हम इन दो खबरों को खंगालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के तर्कों का रुख करेंगे और जया बच्चन के चुनावी हलफनामे का भी, और आखिर में जानेंगे दिन की सुर्खियां। इन सब पर भी हमारी नजर रहेगी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, और बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय और मनीष सिसोदिया बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दोनों की अपनी अपनी याचिका संख्या लिखी हुई आपको दिख रही होगी। ये दो याचिकाएं दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हैं, एक ईडी और एक सीबीआई के खिलाफ। आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर के, और इन्हीं केस में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे और इसीलिए उन्हें जमानत की दरकार थी। और अपनी दोनों ही याचिकाओं में उन्होंने एक ही मांग उठाई कि हमें जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इन याचिकाओं को सुना। 6 अगस्त 2024 को सुनवाई खत्म हुई और फैसला आया आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 2 लाख के बेल बॉन्ड पर ईडी और सीबीआई दोनों ही केसों में जमानत दी जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें भी इसमें जोड़ी कि मनीष सिसोदिया अपना पासपोर्ट प्रशासन के पास जमा करेंगे और वो हफ्ते में 2 बार पुलिस के सामने हाजिरी लगाएंगे। जमानत का फैसला आने के कुछ घंटों के भीतर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए। उन्होंने मीडिया से बात की। एक आदमी का मैं धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से मेरे लिए तो भगवान समान है अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई को आज संविधान की ताकत से अंजाम तक पहुंचाया और जेल के मुझे बाहर निकाला। मैं आज तहे दिल से जेल से बाहर करने लग रहा हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मनीष सिसोदिया की जमानत से आम आदमी पार्टी के नेता प्रसन्न हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भावुक हो गई। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक पार्टी से नाराज चल रही हैं आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी खुशी जाहिर की। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। इंडिया ब्लॉक और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। मैं उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। मालूम है कि हमारे सिस्टम में यही नियम था, बेल नॉट जेल। तभी 2 साल के बाद एक कदम मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन इससे भी पहले होना चाहिए था। जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। जमानत एक कुछ समय की राहत है जहां आप जेल से अलग रह के बाहर अपने घर में रह सकते हैं। केस चल रहा है, केस इतना गंभीर है कि 17 महीने तक यही माननीय कोर्ट ही तो सुन रही थी, उनको बेल लायक नहीं समझा। कौन लोग हैं जो इसको जीत मना रहे हैं? उनको एक बार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा।
अब जानते हैं कि जमानत के ग्राउंड्स क्या थे। इसे जानने के लिए पहले समझते हैं कि मामला क्या है। हमने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। पहले ईडी का केस संक्षेप में जान लेते हैं। ये केस पैसे के गैर कानूनी लेन देन से जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों से पैसे लिए। इल्जाम यह भी है कि शराब कारोबारियों से लिए गए पैसे को आम आदमी पार्टी के फंड में जमा कराया गया। इसके एवज में शराब कारोबारियों को दिल्ली में मनमाने ढंग से शराब बेचने की इजाजत दी गई। ये ईडी का केस है। सीबीआई का केस क्या है? यह केस रिश्वत लेने, आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने से जुड़ा है। सिसोदिया ने जवाब नहीं दिया कि जारी होने से पहले ही आबकारी नीति की कॉपी कारोबारियों तक कैसे पहुंची। सिसोदिया ने इस केस के दूसरे आरोपियों के साथ अपने संबंध पर भी कोई जवाब नहीं दिया और सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये आरोप हैं एजेंसियों के। अब अदालत का फैसला समझते हैं और पहले जानते हैं कि याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया के वकीलों के तर्क क्या रहे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, ये उनके वकीलों ने कहा। मनीष के खिलाफ ना कोई बयान है, ना ही उनके साथ कोई व्हाट्सएप चैट्स मिलती हैं। हवाला संचालकों के साथ उनकी संलिप्तता के सबूत भी कहीं नहीं मिलते हैं। अगर उन्हें इस मामले में सजा भी हो जाती है तो उसका आधा यानी 1.5 साल का समय वो पहले ही जेल में बिता चुके हैं। हर बार नई तारीख दी जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई ही शुरू नहीं हुई है। अब समझते हैं कि ईडी और सीबीआई के वकीलों ने अपनी क्या दलीलें, क्या तर्क रखे। उन्होंने कहा कि हमारे केस की सुनवाई शुरू हो चुकी होती अगर मनीष सिसोदिया ने बार बार ट्रायल कोर्ट में अपील ना लगाई होती। सुनवाई में देर सिसोदिया के कारण हुई है, एजेंसी के कारण नहीं, ये एजेंसियों के वकीलों ने कहा। वो नहीं चाहते हैं कि केस को उसकी मेरिट के हिसाब से सुना जाए, वो यानी मनीष सिसोदिया, इसलिए वो सुनवाई में देर करवाते हैं। अगर सिसोदिया को बाहर निकाला गया तो वो सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अब आज जमानत देते हुए अदालत ने कुछ गौरतलब बातें कही, जैसे मुकदमे की तेजी से सुनवाई यानी स्पीडी ट्रायल किसी भी आरोपी का अधिकार है और सिसोदिया को उनके स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित किया गया है। हमने हाल के मुकदमों में भी देखा है कि अगर कोर्ट, सरकार या जांच एजेंसी स्पीडी ट्रायल के अधिकार का संरक्षण नहीं कर सकती तो जमानत का बस ये कहकर विरोध नहीं किया जा सकता कि अपराध संगीन किस्म का है। सिसोदिया समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। जहां तक सबूतों से छेड़छाड़ की बात है तो ये पूरा मामला कागजों से जुड़ा हुआ है और एजेंसी ने सब कुछ सीज कर लिया है और उनसे छेड़छाड़ का कोई चांस नहीं है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द करके सेफ प्ले कर रहे हैं और केवल सजा देने के लिए जमानत नहीं रद्द की जा सकती। ये वक्त है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। ये कोर्ट की टिप्पणी थी और ऐसा कहते हुए अदालत ने फिर जमानत दे दी। जब बेंच अपना फैसला सुना रही थी जमानत का, तब ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल SV राजू। उन्होंने कहा कि कृपया सिसोदिया पर भी वे शर्तें लगाएं जो जमानत देते हुए अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई थी। कैसी शर्त? आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनावों के दरमियान चुनाव प्रचार के वास्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तब कोर्ट ने कहा था कि जमानत की अवधि में केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। अब आज फैसले के समय ऐसी किसी शर्त की लगाने की बारी आई तो अदालत ने इससे इनकार कर दिया। अब एक और सवाल, मनीष सिसोदिया आप बाहर आ जाएंगे तो क्या फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या उनका आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में अब कोई और किसी और तरह का भविष्य होगा? मनीष सिसोदिया जब सरकार में थे और जिस समय वो जेल गए थे फरवरी 2023 में, उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन जब जैसा स्वाति मालीवाल ट्वीट करके कह रही हैं कि उनके आने से बहुत बल मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, उसमें एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि क्या वो फौरन उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसमें एक जो पेंच जो सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है वो पेंच ये दिखाई पड़ रहा है कि कभी भी जो मंत्रालय है उसके गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री ही किसी के नाम की सिफारिश करता है तभी उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। दिल्ली में थोड़ा मामले में अंतर है। दिल्ली में जो फाइल है वो सिर्फ उपराज्यपाल तक नहीं जाती है बल्कि वो राष्ट्रपति तक जाती है। कोई भी मंत्री शपथ लेगा उसकी अनुशंसा जब तक राष्ट्रपति नहीं करेंगे तब तक वो शपथ नहीं ले सकता है। तो पहले मुख्यमंत्री फाइल की शुरुआत करता है, फिर वो उपराज्यपाल के पास जाता है, उपराज्यपाल फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति से फिर लौट करके उपराज्यपाल और तब जाकर के शपथ ग्रहण होता है। तो एक तो ऐसे ही वक्त लगता है कि मंत्रियों के नाम तय होने के बाद भी शपथ ग्रहण में
काफ़ी वक्त लगता है, यानी सीधे सीधे शपथ ग्रहण नहीं हो सकता कि आज कोई बाहर आया और कल शपथ ग्रहण हो जाए, ऐसा दिल्ली में नहीं हो सकता। उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है और कम से कम उसमें 1 हफ्ते का वक्त लगता है। दूसरी परेशानी जो है वो ये है कि इस समय अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर बंद होने की वजह से वो कोई फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, वो कोई दस्तखत नहीं कर रहे हैं, तो अनुशंसा की फाइल वो भेज ही नहीं सकते। तो ऐसे में जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे तब तक मनीष सिसोदिया का शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। या फिर कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाए या कोई स्पेशल परमिशन दी जाए कि ये वाली फाइल अंदर जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, जिसकी भी संभावना कम दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया का मंत्री बनना बहुत ज़्यादा संभव नहीं दिखाई देता है जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर आए, खुद उनके नाम का प्रस्ताव करें, और फिर उसके बाद भी समय लगेगा। इस केस में आम आदमी पार्टी के 4 नेता जेल जा चुके हैं अब तक। पहले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिन्हें अब जमानत मिली, तीसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। इनमें से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन अब भी जेल में हैं। ऐसे में एक और सवाल कि क्या सिसोदिया और संजय सिंह को मिली जमानत अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए भी रास्ते खोल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील ने तो यही कहा है। अरविंद केजरीवाल साहब की जमानत में तो फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली ये ऑर्डर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मदद करेगा। और एक्चुअली मिस्टर केजरीवाल की तो सिर्फ सीबीआई की बेल है, वो पीएमएलए वाला स्ट्रिंजेंट प्रोविजन भी नहीं है। तो इन एनी केस क्योंकि ये सेम मामला है, इसके ऊपर मदद करेगा। और मिस्टर केजरीवाल जिसकी हम फाइल करेंगे उनकी याचिका, उनकी भी याचिका में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर बेल बहुत जल्दी हो जाएगी सीबीआई मैटर आपका। तो असल संभावनाएं क्या हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं सीनियर वकीलों के पास। बेल ऑर्डर में एक अहम बात ये भी है कि जो एडिशनल एविडेंस चाहिए होते हैं, यानी विवेचना जो कि चल रही थी, तो कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि वेदर देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एविडेंसेस। तो कोर्ट ने माना कि अभी हमारे पास जो मौजूद हैं सबूत उतने काफ़ी हैं। और सिंस मनीष सिसोदिया वो एक पब्लिक फिगर हैं, सामाजिक इंसान हैं, वो नेता हैं और उनकी पब्लिक डोमेन में ज़्यादातर उनकी चीज़ें रहती हैं, तो देर इज़ वेरी लो चांस ऑफ हिम टेम्परिंग एविडेंस, यानी वो किसी भी तरीके के जो समाज में मौजूद गवाहान हैं या जो सबूत हैं रिलेटेड टू द लिकर पॉलिसी केस जिसमें उनको बेल मिली है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नील होती है जहां पे ये माना जाए कि वो गवाहों के साथ या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक बेल जुरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो सिमिलरली बाकी जो अक्यूज्ड हैं इसमें सेम केसेस में, उसमें भी उनको भी क्लियर इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से जो मनीष सिसोदिया जी के ऑर्डर में हम लोग को मिलती हैं, उन कंडीशंस पे अलॉन्ग विद दी फैक्ट कि उसमें आर्टिकल 21 का क्लियर वॉयलेशन हो रहा है, द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, तो उस बेसिस पे जो रास्ते हैं बेल के वो ज़रूर खुल जाते हैं अब। और अब संसद भवन की हलचलें, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी आज कि समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच बहस हो गई टोन को लेकर के। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. ये बहस इतनी बढ़ी कि विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट करने का फैसला ले लिया और सभापति धनखड़ ने विपक्ष को नसीहत दे डाली। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity.
You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. लेकिन संसद में ये पहला मौका नहीं था जब जया बच्चन की सभापति या उपसभापति से बहस अपने नाम को लेकर के हुई हो। संसद के इसी मॉनसून सत्र में ही कम से कम 3 ऐसे मौके आ चुके हैं जब ऐसी बहसें हुई। दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बात है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करना। दूसरी बात, लंच ब्रेक, इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू समथिंग? नहीं मिला। मूव दिस काइंड ऑफ वेस्ट बार जया बच्चन ने आपत्ति की कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर के क्यों बुलाया गया। फिर उन्होंने नाम पुकारने की टोन पर भी आपत्ति की। जया बच्चन या किसी भी सांसद को आपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए किसी को टोक सकता है कि उसका सही नाम बुलाया जाए और पूरे सम्मान से बुलाया जाए। लेकिन मौजूदा संसद सत्र में उन्होंने कई बार अपने नाम को लेकर के आपत्ति की है। एक मौके पर तो सभापति ने यह भी कह दिया था कि चुनाव के एफिडेविट में जो प्रत्याशी का नाम होता है वही पटल पर दर्ज होता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा वही नाम बुलाया जाता है। तो सवाल है कि जया बच्चन का चुनावी हलफनामे में क्या नाम दर्ज है। हम बीते 3 निर्वाचनों के हलफनामे का जिक्र करते हैं आपसे। साल 2012 पे हलफनामे में लिखा हुआ मिलता है बच्चन जया अमिताभ। साल 2018 में हलफनामे में मिलता है बच्चन जया अमिताभ। साल 2024 में मिलता है बच्चन जया अमिताभ। यही नहीं, राज्यसभा की वेबसाइट पर जो सदस्यों की प्रोफाइल होती है उसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बी है, आप उस पर टैब पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी बच्चन जया अमिताभ लिखा हुआ मिलता है। चूँकि संसद में सभी सदस्यों को उनके उपनाम के पहले अक्षर से वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए आपको बच्चन नाम पहले लिखा हुआ मिलता है और अमूमन रिकॉर्ड में लिखा यही नाम पटल पर रखा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सभापति इसी नाम से बुलाएं, ऐसी कोई अपरिहार्यता नहीं है, कोई पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने यही नाम लेकर के बुलाया। इधर संसद से बाहर आने के बाद जया बच्चन ने मीडिया को संबोधित किया। पीछे खड़ी थी कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी। जया बच्चन मांग कर रही थी कि सभापति की टोन गलत थी, लिहाजा वो माफी मांगे। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. सुनिए, what is the way forward? सुनिए, I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. अब इस विवाद के बहाने एक और बोनस नियम जानते हैं कि क्या कोई सदस्य, संसद सदस्य अपना नाम बदल सकता है, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने भी एक मौके पर जया बच्चन को ये सलाह दी कि वो चाहें तो अपना नाम बदलवा सकती हैं। अब ये नियम क्या है और वहां सभापति का काम कैसे होता है, ये हमने समझा जानकारों की मदद से। देखिए, अगर हम ये देखें कि सदन के अंदर किसी सदस्य को किस तरह से संबोधित किया जाता है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली बार जब कोई सदस्य अपना नाम सदन के अंदर लेता है तो वो उस समय लेता है जब वो शपथ ग्रहण करता है, और शपथ ग्रहण करते वक्त उनको अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट जो सदन के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल है उनको देना पड़ता है। वो इलेक्शन सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है और इलेक्शन सर्टिफिकेट पर जो नाम होता है उसी के हिसाब से शपथ ग्रहण ली जाती है। तो ये पहली बार होता है जब सदन के अंदर एक सदस्य आके अपना शपथ ग्रहण के समय अपना नाम लेता है। अब ये बात क्यों उठी कि भाई आप इलेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे और इलेक्शन सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उसके बाद जो नाम उस पर लिखा है वही इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात इसलिए उठी कि सन 1957 की बात है, लोकसभा में एक व्यक्ति घुस आए जो कि जिन्होंने चुनाव नहीं जीता था और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया। और उस वक्त ये फिर मालूम पड़ा कि भाई वो थोड़े से मेंटली अनसाउंड थे, तो वो उन्होंने कर लिया। तो उसके बाद ये एक सेफ गार्ड बनाया गया कि शपथ ग्रहण करने से पहले आपको अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो ये बात हुई कि भाई नाम जो हाउस के अंदर रिकॉर्ड में आता है कि क्या नाम है, तो वो इस तरह से आता है कि आपने शपथ उस नाम से ली जो आपके इलेक्शन सर्टिफिकेट में था, तो वो आ गया। अब एक बात ये आती है कि भाई आप नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका ये है कि जब आप शपथ ग्रहण लेते हैं तो भी आप ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन सर्टिफिकेट के आगे पीछे कुछ आप अपने नाम के आगे पीछे जोड़ सकते हैं। मैं सदन की कार्रवाई देख रहा था 2019 में, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना शपथ ग्रहण कर रही थी तो शायद उन्होंने अपने नाम के आगे कुछ जोड़ा
तो उनको फिर उस वक्त जो चेयर पर बैठे थे लोकसभा में, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि आप जो नाम लिखा हुआ है इलेक्शन सर्टिफिकेट में वही पढ़ें और उसी के बाद आपकी शपथ मानी जाएगी। तो ये तो एक मोटा मोटा ये हो गया है कि इस तरह से नाम जो सदन में इस्तेमाल किया जाता है किसी सदस्य को संबोधित करने के लिए, वो कैसे आता है। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वांटेड लिस्ट में शामिल एक नाम रिजवान अब्दुल हाजी अली। ये आतंकवादी पुणे इस्लामिक स्टेट आईसिस मॉड्यूल का मेंबर है और 3 लाख रुपए का इनामी भी। 8 अगस्त की रात रिजवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के करीब पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि उसने पुणे आईसिस मॉड्यूल के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली और मुंबई में कई हाई प्रोफाइल इलाकों की रेकी की थी और दिल्ली की कई जगहों पर आईईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग को भी अंजाम दिया था। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पुणे आईसिस मॉड्यूल का मामला है क्या। जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में हथियार, विस्फोटक, रसायन और आईसिस से जुड़े किताबों की जब्ती की गई थी। इस मामले में एनआईए ने कुल 11 लोगों पर आरोप लगाए थे। मार्च 2024 में एजेंसी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रिजवान अली का नाम भी शामिल था। एनआईए के मुताबिक ये सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईसिस के मेंबर्स थे और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी साजिश के तहत पुणे और उसके आसपास आतंक फैलाने की योजना में शामिल थे। इस मॉड्यूल के कई आतंकियों को पुलिस और एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन रिजवान लंबे वक्त से फरार चल रहा था। अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान और पुणे मॉड्यूल के आतंकियों का हैंडलर फरहतुल्ला गोरी पाकिस्तान में मौजूद है। ये फरहतुल्ला गोरी गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी है। अब जानने लायक बात यह है कि दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला रिजवान इन आतंकवादियों के संपर्क में आया कैसे। रिजवान दिल्ली के दरियागंज के रहने वाला है, लेकिन 1 साल पहले वो पुणे चला गया था और वहीं आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में आया था। बीते दिनों पुणे में सेंट्रल एजेंसियों ने आईएसआईएस के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया था और देश के अलग अलग राज्यों से कई आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं आतंकियों के बीच में रिजवान भी था जो कस्टडी से फरार हो गया था। अब रिजवान को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उससे लगातार स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ करने में जुटी हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके निशाने पर दिल्ली और मुंबई के कई वीवीआईपी इलाके थे। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल के आतंकियों ने दिल्ली और उत्तराखंड में कई बार आईईडी ब्लास्ट की ट्रायल रन चलाया था। आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ रिजवान की मां शाहीन का कहना है कि पिछले 1 साल से रिजवान ना तो घर आया है, ना ही फोन पर उससे संपर्क हो पाया है। मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से और जामिया से पढ़ा है। मेरे में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। मैं अपने बच्चों को हुब्बुल वतनी सिखाऊंगी। मेरे बच्चों को किसी ने पटा लिया है। मैं इस वजह से कह रही हूँ, हम जो है वतन परस्त हैं, हम अपने वतन पे शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को तरबियत गलत दें। आप ये बताएं। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर के है। देश के तीनों चुनाव आयुक्तों की टीम ने 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के बाद आज यानी 9 अगस्त को आयुक्तों ने मीडिया को संबोधित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम जल्द चुनाव करवाएंगे। कोई अंदरूनी ताकत सोचती है कि हम चुनाव को प्रभावित कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं। with full commitment and resolve that nothing will be allowed to disrupt the election. नहीं तो ये तो चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी। जब जब हम चुनाव की बात करेंगे, जब ऐसी एक्टिविटी बढ़ेंगी, हम पीछे हट जाएंगे, तो वी विल बी काइंड ऑफ मेकिंग दी, बिना लड़े ही हम तो विक्ट्री दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। These things will not have impact on the elections at all. Our forces and everybody, entire administration is capable enough to deal with any situation that comes in the way. जो जमहूरियत का झंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा। बता दें कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, जिस लिहाज से चुनाव आयोग का ये दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरे में 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के साथ रीजनल और नेशनल पार्टियों की मीटिंग हुई। पार्टियों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।